हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका करियर कोच आलोक कुमार। आज फिर मैं आपके लिए एम्स सीआरई फेज 4 जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूँ, है ना। उसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्रूशियल डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन डोमेन से आएंगे, है ना। वो सारा कुछ हमने कवर किया इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये बताओ आप लोग कि क्या वैकेंसी भर दिया आप लोगों ने? वैकेंसी भरा अभी तक? जो लोग भर दिया वो तो अपनी एलिजिबिलिटी पहले चेक करके ही भरें। मैंने पहले भी कई बार बताया है इसमें कि वैकेंसी भरना इतनी जल्दीबाजी नहीं करना है। और खासकर जब जब अभी पोस्ट ऐड ऑन हो रहा है, अभी देखो अभी और कई पोस्ट ऐड हुई है ना। अभी 17 तारीख के नोटिफिकेशन एक नया आया है, उसमें अलग अलग एम्स बीबीगिरी और कई सारे एम्स ने और भी पोस्ट ऐड किए हैं। और अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो, अभी और वैकेंसी ऐड होगी। इवन बहुत सारा हॉस्पिटल अटेंडेंट में भी कुछ कुछ वैकेंसी ऐड होगी। और मटेरियल में स्टोर कीपर, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ना, उसमें भी ऐड हो ही रही है। ओटी अटेंडेंट में ऐड हो रही है। तो इस तरह अभी और वैकेंसी ऐड होंगे। तो अभी थोड़ा सा अपनी एलिजिबिलिटी देखो कि किस में भरना है हमें, है ना। उसके बाद वैकेंसी भरो। अभी आप आराम से वेट एंड वॉच करो 2-4 दिन, है ना। अभी मैं और वीडियोज आपको दूंगा, आज भी दे रहा हूँ और 1-2 वीडियोज दूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में कैसे स्ट्रांग हो रही है ना। मेरे पास भी टाइम का थोड़ा क्राइसिस होता है, तो इसलिए मैं टाइम निकाल के आपके पास वीडियो लेकर आता हूँ। और आज के वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या क्रूशियल डेट है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ये सारा कुछ। लेकिन अभी इससे आगे मैं एक वीडियोस और डालूंगा, हो सकता है कल डाल दूं, कल इवनिंग में मैं टाइम निकाल के। तो उसमें ये मैं डालूंगा कि कौन सा वैकेंसी भरने से आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, और एलिजिबिलिटी आपकी कौन सी वैकेंसी के लिए अच्छी बन रही है ना। 3,000 फॉर्म भरने का फीस है, तो आप लोग ध्यान से फॉर्म भरें। और कई बार जब मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है जब बच्चे वैकेंसी भर लेते हैं, रिजल्ट हो जाता है, बाद में पता चलता है डीवी के वक्त कि आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा है ना। और बच्चे इस बार थोड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई वैकेंसी तो आई है लेकिन एलिजिबिलिटी कम कम पोस्टों के लिए बन रही है ना। तो आपको हमेशा मैं बताता हूँ कोर्स यार दोस्तों पहले करो, है ना। वैकेंसी आने के बाद फर्स्ट एड का ही 11 डेज का कोर्स हम करा पाते हैं। बाकी जो 1 ईयर का मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स है ना, 1 ईयर का हेल्थ सैनिटरी का कोर्स है, 6 मंथ का मेडिकल रिकॉर्ड का है ना, ये कोर्सेज आपको डीएमएलटी 2 साल का है, ये कोर्सेज आपको पहले करने पड़ेंगे, है ना। तो अभी देखो ये बैकलॉग की वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है कि ये बैकलॉग की वैकेंसी है, जो बचा था। अभी आप देख रहे हो कि एम्स सीआरई जो फेज 3 का था उसका अभी जो चॉइस फिलिंग हुई है उसका अनाउंसमेंट, एम्स उनका डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि कौन सा एम्स किसको मिला किसको नहीं मिला, है ना। एम्स या ईएसआईसी या जो भी है, तो उसका अभी रिजल्ट फाइनल अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है। उससे पहले ही ये वैकेंसी आ गई। ये बैकलॉग की बची खुची वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कई सारे पोस्ट काफ़ी क्वांटिटी में, कुछ पोस्ट कम है ना। कुछ कैटेगरी में कम वैकेंसी है, कुछ में ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं बता दूं आज ही एडवांस में आपको कि ये सारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होने के बाद जो अब मेन वैकेंसी आएगी एम सीआरई 2026 में फेज 5 की, उसमें काफ़ी सारी सीटें होगी, है ना। और उसमें जैसे अभी देखो मेडिकल रिकॉर्ड की बात करें तो वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ओनली एक्सपीरियंस के लिए। कई सारे पोस्ट केवल एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन जब जुलाई में वैकेंसी आएगी, जून या जुलाई में ही संभवतः, उसमें उसमें जो है फ्रेशर्स के लिए भी सीटें रहेगी, जैसे अभी फेज 3 में था, है ना। तो इसी तरह कई सारे पोस्टों का है कि अभी आपकी एक्सपीरियंस पे वैकेंसी है, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको अभी जो है अभी जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वो मैं बताऊंगा। और आपको अगली वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल आपको कहीं काम भी करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ से ही बच्चे मेडिकल रिकॉर्ड का कोर्स किए, तो आप कहीं काम करेंगे तभी एक्सपीरियंस हो पाएगा ना। वो भी 200 बेड का हॉस्पिटल का मांग रहा है नॉर्मली, है ना। तो 200 बेड का हॉस्पिटल में हम लोग इंटर्नशिप का भी चांस दे रहे हैं। इंटर्नशिप में एक चैलेंज होता है कि बच्चे को काम 12-12 घंटे करने पड़ते हैं, तो कई बार बच्चे
ये सोचते हैं कि मेरे को काम में ही सारा समय चला जाएगा तो मेरे को तैयारी का समय नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों चीजें अब वही है ना कि एलिजिबिलिटी स्ट्रांग करना है तो एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। जब एक्सपीरियंस जब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो आपने क्वालिफिकेशन कर लिया तो वो बेकार नहीं है। ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब फ्रेशर्स की वैकेंसी आएगी, जो अभी एमसीआरई फेज 5 में आएगी, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारी टिप्स आपको शुरू में मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सारा एक्सपीरियंस पे ही है। एक्सपीरियंस पे तो रहेगा वैकेंसी, क्योंकि जो वैकेंसी पे लेवल ज़्यादा का है तो उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा जाएगा, है ना। तो मैं कल एक वीडियो ये भी डालूंगा कि कौन से कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है और बन सकती है इस एम्स में, नहीं तो अगले अगले जो एम्स सीआरई आएगी उसमें। लेकिन अलर्ट अभी से होना पड़ेगा। जिस दिन वैकेंसी आ जाती है उस दिन हम घूमते फिरते हैं कि ये कोर्स हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि आज के आज हो जाए। तो आपको पहले से ज्वाइन करना पड़ेगा, कोर्स के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। जैसा कि हम हमेशा बैच, अभी भी देखो 1 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है मेडिकल रिकॉर्ड का, है ना। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट का, और उसके बाद ये डीएमएलटी ओटी असिस्टेंट मेडिकल ट्रेसर, कई सारे कोर्सेज के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हेल्थ सेनेटरी का है। तो आपको अभी ज्वाइन करेंगे तभी जो 6 महीना वाला कोर्स है वो आपका जून तक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप जुलाई में वैकेंसी भर पाएंगे। जो 1 साल वाला कोर्स है उसमें और टाइम लगेगा, अगले साल दिसंबर में भर पाएंगे। तो हमेशा एलिजिबिलिटी पे मेरा फोकस रहता है कि आपका एलिजिबिलिटी पहले स्ट्रांग हो, है ना। जो लोग कोर्स कर चुके हैं वो इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, हॉस्पिटल में काम तो करना पड़ेगा। अब ऐसे आप चाहेंगे कि एक्सपीरियंस तो कहीं से भी जेन्युइन चीज़ें नहीं आती, आपको काम करना ही पड़ता है ना, तभी एक्चुअल में एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, है ना। कई बच्चे इस बार ईएसआईसी में रह गए कि वो जहाँ तहाँ किसी क्लिनिक से किसी हेल्थ डॉक्टर से लिखवा लिया कि मैं ओटी असिस्टेंट में काम कर रहा हूँ। वो वैलिड नहीं है। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है तभी वैलिड है, वो भी जहाँ मिनिमम बेड डिफाइन है कि 50 बेड, 100 बेड, 200 बेड, वहाँ उतने बेड का होना चाहिए। अब देखो 500 बेड का हॉस्पिटल कई जगह मांगा हुआ है ओटी में, है ना। तो अब 500 बेड का है तो कितने बच्चे एलिजिबल होंगे? इसमें आधी वैकेंसी तो खाली जाने वाली है, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही नहीं है ना। बच्चों की एलिजिबिलिटी ही नहीं है। मैं मेडिकल रिकॉर्ड में ही कहूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस 200 बेड का, तो शायद कितने बच्चे एलिजिबल होंगे? नहीं के बराबर होंगे, है ना। उसी तरह कई ओटी में है, मटेरियल मैनेजमेंट में भी कुछ कई जगह है। तो आपकी एलिजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। एलिजिबिलिटी बनी, कंपटीशन ही यहाँ नहीं है ना। इस यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, एलिजिबिलिटी बनी, सिलेक्शन हो गया। तो अपनी एलिजिबिलिटी पे ध्यान दो, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो डेट है उसकी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है? वैकेंसी 14 नवंबर से भरनी स्टार्ट हो गई थी और 2 दिसंबर तक भरी जाएगी, है ना। तो 2 दिसंबर तक लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग का है, क्लोजिंग डेट। उससे पहले भर लेना है। अभी थोड़ा सा ले सकते हैं टाइम, आज 19 तारीख है। आप देखो 25, अभी 4-5 दिन टाइम लो, 25 के बाद भरना, ठीक है। इतनी भीड़ नहीं हो जाएगी कि पूरा साइट ही हैंग हो जाएगा। और कुछ 1-2 दिन तो जब आपका लॉगिन बना रहता है ना, तो 2-3 दिन डेट एम्स बढ़ाती भी है कि आप उसमें कोई पोस्ट के लिए डालना भूल गए या कुछ चीज़ें भूल गए तो कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अभी रुको, क्योंकि वैकेंसी और ऐड ऑन हो रही है, मैं उसके हिसाब से गाइड भी करूंगा, है ना। तो ये है एग्जाम का डेट, आपको पता है कि 22 से 24 दिसंबर के बीच में एग्जाम होना है ना। उसके बाद जो है स्किल टेस्ट के लिए तो अलग डेट आती है बाद में, जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट ये सब में कोई स्किल टेस्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीज है। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात हो गई तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात है। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो डालूंगा, है ना। मैंने पहले भी डाला है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्रोसेस सेम ही होता है। emsexams.ac.in पे जाना है आपको। वहीं आपका पहले, यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। यदि आप पिछले बार भी भरे हैं तो उसी लॉगिन से लॉगिन करके आपको वैकेंसी भर लेनी है ना। उसके बाद देखो ये एज रिलैक्सेशन का है कि SC ST के लिए 5 साल छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और PWD के लिए 10 साल छूट है। एक्स सर्विस मैन है तो उसका 3 इयर्स नॉर्मली मिलिट्री सर्विसेज प्लस जो भी है 3 साल, जितना दिन भी वो मिलिट्री सर्विस में काम किए 3 साल उसके अलावा भी है ना।
सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड 5 ईयर से, इस तरह करके, है ना, सारा एज क्राइटेरिया दिया हुआ है ना। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेशन क्रूशियल डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 2 दिसंबर तक का वैलिड रहेगा, है ना। अब कोई फर्स्ट एड कोर्स ही कर रहा है तो इसलिए हमारा बैच चल रहा था 15 नवंबर से 25 नवंबर तक, 26 नवंबर को सर्टिफिकेशन इशू हो जाएगा, तो वो MCRE फेज 4 के लिए बच्चे एलिजिबल रहेंगे और वो आराम से 2 दिसंबर तक फॉर्म भर के इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। कोई भी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस 2 दिसंबर के बाद का वैलिड नहीं होगा, है ना। ये क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों चीजें बता दिया, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों 2 दिसंबर तक ही का वैलिड है ना। फिर देखो एग्जामिनेशन फीस जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 है, SC ST EWS के लिए 2400 है ना। और PWD जो दिव्यांगजन हैं बच्चे उनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है ना। उसके बाद मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, है ना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न देखो 100 मार्क्स का MCQ जाएगा, जो हर MCQ 4 मार्क्स का होगा, 400 नंबर का रहेगा, है ना। देख लो 400 नंबर का है इच क्वेश्चन, वेयर इच क्वेश्चन विल बी कैरी 4 मार्क्स। इसमें क्या होंगे, 90 मिनट्स के होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें 20 MCQs ही जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आएंगे, है ना। देखो जीके एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें मैथ्स भी आ जाते हैं, है ना। जैसा पिछले बार मैथ्स ज्यादा आ गया था कई कैटेगरी में, लेकिन 80 MCQs रिलेटेड टू डोमेन ही आएगा, है ना। 80 क्वेश्चन डोमेन से ही आएगा, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है लेकिन बिना डोमेन का आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैंने हमेशा से बताया है कि डोमेन विल बी योर रिजल्ट मेकर। तो आप श्री अरविंद फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ हमने 2 कोर्सेज के लिए डोमेन बैच चला रखा है ना। वो एक तो हमारा हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला कैटेगरी है ना, मोर्चरी अटेंडेंट हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, हॉल अटेंडेंट हो, उसके लिए, उस कैटेगरी के लिए है ना। उसमें 3 तरह का है, एक तो 199 में केवल MCQs है, वो भी रट लेंगे तो काफ़ी है। 499 में MCQs प्लस नोट्स है और 999 में MCQs नोट्स एंड वीडियोज है। इसी तरह OT असिस्टेंट में है, केवल MCQs तो 199 नोट्स एंड MCQs। OT असिस्टेंट वाला जो कैटेगरी है ना, उसका हमारे पास कंप्लीट नोट्स है, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम उसका होता है, तो इंग्लिश हिंदी से नहीं डरना। हॉस्पिटल अटेंडेंट का तो बाइलिंगुअल है लेकिन OT का इंग्लिश मीडियम का है ना। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड का भी हमारे पास है तीसरा, है ना। तो मेडिकल रिकॉर्ड का भी जो बच्चे यदि एलिजिबल हैं, है ना, तो वो भी हमारा कॉम्पिटिटिव बैच ले सकते हैं। तो 3 कोर्सेज का, हॉस्पिटल अटेंडेंट की कैटेगरी का, OT असिस्टेंट के कैटेगरी का एंड मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ये तीनों का अवेलेबल है। बाकी कोर्सेज का हम लोग बना रहे हैं, आगे जब CRE आएगी तब तक होगा, इस बार इतना ही अवेलेबल है ना। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न, समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। ये देखो, फॉर ऑल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन इज 10th और मैट्रिकुलेशन और 12th एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, है ना। जो 10th 12th पे वैकेंसी है उसमें बाइलिंगुअल में होगा, है ना। लेकिन जो भी नॉर्मली टेक्निकल डोमेन से रिलेटेड है और जो भी वैकेंसी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री पे है, हायर एजुकेशन पे है, वो केवल इंग्लिश में होगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से इतना नहीं डरना, है ना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से नहीं डरना है, पढ़ना है इंग्लिश हिंदी, है ना। जो भी है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से बच्चे कई बार डर जाते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, इच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है ना। कई बार बच्चे निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं पीछे रैंक में, है ना। तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर जनरल एंड EWS, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC ST। देखो इतने मार्क्स मिनिमम लाने हैं। ये क्यों क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको चैलेंज करके कि कई सारी वैकेंसी है, जैसे स्टोर कीपर की जितनी वैकेंसी है ना। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ मेडिकल रिकॉर्ड की जितनी वैकेंसी है एक्सपीरियंस पे, इन सारे वैकेंसीज में केवल आप एलिजिबल हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन हो गया,
समझ रहे हैं ना। तो ये चीज है, मैं इसीलिए बार बार आपको कहाँ लाता हूँ, एलिजिबिलिटी पे लाता हूँ कि एलिजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग करो बच्चे अपनी। लेकिन आप लोग उसको बाईपास करते हैं, सीधे लास्ट अटेम्प्ट पे चाहते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी बने, तो वो नहीं बन सकता। आप हर साल देख रहे हो, है ना, 2024 में सीआरई आया, 25 में, अब तो समझ जाओ कि हमें एलिजिबिलिटी अपनी बनानी पड़ेगी। केवल एलिजिबिलिटी बन गया, आपका रिजल्ट हो गया, यहाँ दो ही चीजें, एलिजिबिलिटी बन गया और क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, है ना। 100 नंबर में 40 नंबर यदि जनरल वाला ले आया, ईडब्ल्यूएस वाला ले आया, तो रिजल्ट हो गया। 35 नंबर 100 में यदि ओबीसी वाला ले आया और 30 नंबर एससी एसटी वाला ले आया, तो सिलेक्शन। इतना आसान कहीं कंपटीशन है नहीं है। लेकिन कब, जब आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी तो। मटेरियल मैनेजमेंट की भर भर के वैकेंसी आ रही है, मैं कोर्स दोनों के लिए लॉन्च करने वाला हूं। जो वर्किंग स्टूडेंट है, जो हमारे एम्स में बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट में लग गए हैं, या ईएसआईसी में बच्चे लग गए हैं ओटी अटेंडेंट में, ओटी असिस्टेंट में, उनके लिए भी मैं मटेरियल मैनेजमेंट का वर्किंग वाला भी लाने वाला हूँ। डिस्टेंस मोड नहीं होगा, वो WILP होगा, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर डिस्टेंस वाला मटेरियल मैनेजमेंट वैलिड नहीं, नहीं वैलिड है, WILP प्रोग्राम वैलिड है। तो उनके लिए भी, और जो फ्रेश बच्चे अभी तक नहीं लग पाए हैं उनके लिए भी, ग्रेजुएशन जिन्होंने भी किया हुआ है उनके लिए पीजी डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट मैं अभी जल्दी लॉन्च कर दूंगा, है ना। तो ये है आपके लिए। तो ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड में भी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल के कोर्सेज कई बार ऑनलाइन में नहीं अलाउ होता, हालांकि ये थ्योरी, मेडिकल रिकॉर्ड में थ्योरी बेस्ड है, तो इट में भी अलाउ हो जाए, मैं परमिशन के लिए डाला हुआ हूँ, है ना। तो ये चीजें हैं। तो आप समझ गए, है ना, कि क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही रिजल्ट आज के डेट में, कंपटीशन है ही नहीं एम्स में, यदि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो। समझ गए ना, है ना। बाकी अरविंद फाउंडेशन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट एड कोर्स ज्वाइन करें या फिर मेडिकल रिकॉर्ड का ज्वाइन करें, है ना, कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, है ना। ये सारे हमारा जो है एफिलिएशन, ये सारे बच्चों का लेडी हार्डिंग से लेके एम्स, सभी में जो हमारे बच्चे ज्वाइन किए एम्स भुवनेश्वर, इतना मैं चूंकि ये ऐड कर देता हूँ, कई बार नए लोग वीडियोस देखते हैं तो उनको हमारी ऑथेंटिसिटी पता होना चाहिए कि एम्स भुवनेश्वर से लेके एम्स पटना से लेके एम्स भोपाल से लेके एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स बिलासपुर, है ना, एम्स मंगलागिरी, है ना, सब में हमारे कितने बच्चे लगे हुए हैं। एम्स गुवाहाटी से लेके ईएसआईसी दिल्ली, ईएसआईसी जयपुर, ईएसआईसी अभी देखो गुवाहाटी में बच्चा ज्वाइन किया, ईएसआईसी रायपुर में ज्वाइन किया, सब जगह बल्क में भर भर के लगे हुए हैं हमारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ हमारे गाइडेंस से और हमारा सर्टिफिकेशन से, है ना। तो इतना हमें बताने की जरूरत नहीं है एम्स पटना से लेके, है। अब मैं लास्ट चीज जो बता रहा हूँ वो समझो। आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो अरविंद फाउंडेशन का वेबसाइट जो है arvindfoundationgroup.com खोल के, फर्स्ट एड में भी लेना है तो वहीं ऑनलाइन एडमिशन arvindfoundationgroup.com खोलना है, वहीं ऑनलाइन एडमिशन में आपको कोर्सेज सेलेक्ट करके फॉर्म भर लेना है ना। उसके बाद यदि आप कॉम्पिटिटिव बैच लेना चाहते हैं तो आपको श्री अरविंद फाउंडेशन गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है, ये लोगो आएगा, है ना, आप पहचान जाएंगे इस लोगो से। ऐप डाउनलोड करके वहाँ कॉम्पिटिटिव बैच में जाना है, वहाँ जो कोर्सेज दिखा रहे हैं वो आपको परचेज कर लेना है। बाई चांस कई बार क्या होता है कि परचेज किया और ऑटो असाइन नहीं हुआ, तो हड़बड़ाना नहीं है, मेरे को स्क्रीनशॉट कर देना है पेमेंट का, मैं असाइन मैनुअल भी कर दूंगा, ऐसे नॉर्मली ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं तो हमारा ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर है 9870504310, और मेरा नंबर आप सभी के पास है 8789173582, आप कॉल कर सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली यहाँ से असिस्टेंट्स आपको सहायता मिलेगी। आज के वीडियो में मैं इतना बताया आपको, और फिर वेट करो अगले वीडियो का, है ना। मैं उसमें और बताऊंगा कि कौन कौन वैकेंसी आपको टारगेट करना चाहिए, किसमें एलिजिबिलिटी बन रही है, और किसके लिए आपको फ्यूचर के लिए एलिजिबिलिटी बनानी है अगले एम्स जो फेज 5 वाला जून जुलाई में आने वाली है ना। मे बी अप्रैल के बाद भी आ जाती है, लेकिन मेन संभवतः जून तक आएगी। देखो जब तक आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैकेंसी तो आते रहेगी जाते रहेगी, उसमें कितना भी जोड़ लगा लेंगे नहीं हम सवार हो पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो अपनी एलिजिबिलिटी बनाने पे, थोड़ा टाइम लगाओ, है ना। जब से आप एमसीआरई की वैकेंसी 2024 इवन 2023 में अलग अलग एम्स की सब सीआरई भी आनी शुरू हो गई थी, उस समय से ध्यान देते तो आज आप इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल होते, और आपका रिजल्ट केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही होता, जो 40% और 35 और 30% है, कोई कंपटीशन नहीं, है ना।
कंपटीशन कंपटीशन होते हुए भी आज के डेट में इतना गवर्नमेंट जॉब की मारा मारी है, लेकिन मेरे गाइडेंस से, मेरे सेक्रेसी से बच्चे इतने इजीली, इतने बल्क में हमारे अरविंद फाउंडेशन चैनल से लगे हैं। तो आप भी लगेंगे, भरोसा रखिए, और मैं जो कहता हूँ उस गाइडलाइन को फॉलो करिए। और कहीं हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है तो भागिए मत, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द, है ना। कल ही मिलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है वैकेंसी का। लेकिन अभी वेट एंड वॉच कीजिए, हमारा एक दो वीडियो और सुन लीजिए, फिर फॉर्म भरिएगा, अभी वैकेंसी भी ऐड ऑन हो रही है। थैंक यू, बाय बाय, ओके, सी यू।